नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं वंदना रस्तोगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी गाजियाबाद से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में भूगोल विषय में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 11 वायुमंडल में जल पढ़ेंगे और आज हम इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार से है। हमारे इस अध्याय में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्द्रता, जिसके अंतर्गत आर्द्रता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और आर्द्रता के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाष्पीकरण तथा संघनन। इसमें हम वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे। अगला रहेगा संघनन के विविध रूप। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे बादलों के बारे में और बादलों की उत्पत्ति कैसे होती है, बादल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा वर्षण। इसमें हम वर्षण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्षा के विभिन्न प्रकार, जिसमें हम 3 प्रकार की वर्षा पढ़ेंगे, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा के बारे में। और इस अध्याय में लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा संसार में वर्षा का वितरण, जिसमें हम वर्षा के वितरण को विस्तार से समझेंगे, साथ ही साथ हम मानचित्र पर भी समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आर्द्रता का अर्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपके अध्याय का भी नाम है वायुमंडल में जल, और हमने पिछले अध्याय 8 में भी पढ़ा था कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों के साथ जल वाष्प की भी मात्रा कुछ प्रतिशत विद्यमान रहती है। तो ये जो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है, इसी को हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जल का आधार यही आर्द्रता है। मतलब हमारे वायुमंडल में जो जल पहुंच रहा है उसका आधार यही आर्द्रता या जल वाष्प है। और मौसम की परिघटनाओं में जल वाष्प का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो हमारे मौसम की परिघटनाएं होती हैं उसमें इस जल वाष्प की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वर्षा होना, हिमपात होना, ओस पड़ना, हम कोहरा भी देखते हैं, तो इन सब में जल वाष्प का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वायुमंडल में जल वाष्प का अनुपात 0 से 4% तक होता है। वायुमंडल में ये प्रतिशत जो है घटता बढ़ता रहता है और इसका अनुपात 0 से 4% के बीच रहता है। क्यों होता है, इसको हम आगे समझेंगे। जल जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठोस के रूप में आप देख रहे हैं ये हिम के रूप में है, चित्र में देख रहे हैं। द्रव के रूप में ये पानी के रूप में है और गैसीय अवस्था में ये जल वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। अब बात करते हैं आर्द्रता के स्रोत। बच्चों, हम ये कह देते हैं कि वायुमंडल में जल है, बट वो जल या आर्द्रता हमारे वायुमंडल में आई कहाँ से, मतलब उसको लाने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो वो स्रोत इस प्रकार से हैं। सबसे जो मुख्य स्रोत है वो है पृथ्वी के 3/4 भाग पर फैले हुए महासागर। सबसे बड़े ये स्रोत हैं। अन्य स्रोत हैं लघु जल राशियाँ, नदियाँ, तालाब, झीलें आदि और वनस्पतियाँ। ये भी गौण स्रोत हैं और ये भी वायुमंडल में जल वाष्प की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। और ये किस तरीके से होता है, इस चित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। देखिए बच्चों, आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये महासागर दिखाए गए हैं, ये लघु जल राशियाँ हैं और ये जो आप वनस्पतियाँ हैं आप ये भी देख रहे हैं। यहाँ ये सूर्य की किरणें समुद्र की सतह पर सीधे पड़ रही हैं, जिससे तापमान बढ़ने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, पानी गर्म होकर भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है और यही जलवाष्प ऊपर जाकर संघनन की प्रक्रिया द्वारा बादलों का निर्माण करती हैं। और ये संघनन की प्रक्रिया क्या है, वाष्पीकरण क्या है, इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। और इसी तरीके से ये पेड़ पौधों से भी आप ग्रीन एरो देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर
वाष्पोत्सर्जन या इंग्लिश में हम इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ये प्रोसेस भी कंटिन्यूसली चल रही है और ये ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाकर वायु जो है वो ठंडी हो रही है और ठंडी होने से क्या है, संघनन या कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, जिससे बादलों का निर्माण हो रहा है। और जब ये बादल बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो वर्षा के रूप में बरसने लगते हैं और ये वर्षा फिर वापस, देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, पुनः इन जल राशियों में वापस आ रही है। इस प्रकार ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है और इसी तरीके से वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। अगला हमारा है तापमान तथा आर्द्रता का संबंध। बच्चों, तापमान और आर्द्रता के संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से तापमान परिवर्तित होता है तो आर्द्रता की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस पर आप तापमान देख रहे हैं जिसे डिग्री फ़ारेनहाइट में दर्शाया गया है और ये वाई एक्सिस पर आर्द्रता दिखाई गई है। और यहाँ क्या हो रहा है, चित्र में आप ये लाल जो देख रहे हैं, ये तापमान और आर्द्रता के संबंध को ये कर्व प्रदर्शित कर रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए, जब यहाँ 20 डिग्री फ़ारेनहाइट थी तो आर्द्रता इतनी थी, टेम्परेचर और बढ़ा, आर्द्रता की मात्रा बढ़ गई। इस प्रकार से क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान एवं उसकी आर्द्रता में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध से मतलब है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी कि तापमान बढ़ा, आर्द्रता भी बढ़ेगी, तापमान घटेगा, आर्द्रता भी घटेगी। वायु में ताप परिवर्तन के कारण आर्द्रता का प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है, ये भी हमने जान लिया। तापमान बढ़ा, आर्द्रता बढ़ी, तापमान घटेगा तो आर्द्रता भी उसके अनुसार घटती जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें संतृप्त वायु। ये टर्म हम बार बार पढ़ेंगे और हमें ये जानना जरूरी है कि वायु संतृप्त कैसे होती है। जब किसी निश्चित तापमान पर वायु में जलवाष्प की मात्रा वायु की क्षमता के अनुसार उपस्थित होती है, तब ऐसी दशा में वायु को संतृप्त कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि वायु में जो जलवाष्प ग्रहण करने की एक क्षमता होती है, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप एक गिलास पानी लें और उसमें नमक को घोलते जाएं, तो ऐसा एक दशा आएगी कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। तब जो उससे सॉल्यूशन बनेगा हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वायु की भी एक अपनी अधिकतम क्षमता है और उससे ज़्यादा जलवाष्प को वो अपने में ग्रहण नहीं कर सकती है। तो जिस निश्चित तापमान पर वायु में जलवाष्प की मात्रा उसकी पूर्ण क्षमता के अनुसार होती है, तब हम ऐसी वायु को कहते हैं संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर। अब वायु संतृप्त कैसे होती है इसको जान लेते हैं। बच्चों, वायु दो प्रकार से संतृप्त होती है। पहला है वायु के तापमान के स्थिर रहने पर उसमें जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि करने पर। देखिए, यहाँ क्या है, वायु के तापमान को स्थिर रहने पर अगर मान लीजिए वायु का तापमान स्टेबल है, यहाँ पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ जो इसका ये लाल पॉइंट देख रहे हैं आप, ये संतृप्त होने की अवस्था है। अगर हम तापमान को स्थिर रखें, घटाएं या बढ़ाएं नहीं, तो संतृप्त अवस्था में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायु में हमें जलवाष्प की मात्रा को यहाँ से इतना यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो क्या है, तापमान स्थिर है तो हमें वायु में जलवाष्प की मात्रा को वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है जलवाष्प की मात्रा स्थिर रहने पर वायु के तापमान को कम करके। मतलब यदि जलवाष्प की मात्रा स्थिर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि तापमान यहाँ है तो उसको सैचुरेशन पॉइंट पर हमें यहाँ लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन दो तरीकों से वायु संतृप्त होती है और प्रकृति में वायु को अधिकतर दूसरे प्रकार से संतृप्त होने का अवसर मिलता है। मतलब जलवाष्प की मात्रा स्थिर रहती है और वायु के तापमान में ही परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है हमारा ओसांक या ड्यू पॉइंट। आप लोग इस अध्याय में ओसांक को भी बार बार पढ़ेंगे, तो ओसांक क्या होता है चलिए इसे जान लेते हैं।
जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उस तापमान को ही वायु का उष्मांक कहते हैं। संतृप्त वायु अभी आपने समझा कि अपनी क्षमता के अनुसार यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है तो वो संतृप्त वायु कहलाती है, और जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो रही है उसे ही हम वायु का उष्मांक कहेंगे। यदि वायु का तापमान उसके उष्मांक से कम हो जाता है, मतलब वायु का तापमान कम हो रहा है, तो अतिरिक्त जलवाष्प का संघनन होने लगता है। कभी कभी वायु में संघनन केंद्रकों के अभाव में उष्मांक पर संघनन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। ऐसी स्थिति में संघनन क्रिया का आरंभ उष्मांक से कई अंश नीचे तापमान पर होता है। मतलब जो संघनन की प्रक्रिया हो रही है उसके लिए संघनन केंद्रकों का होना बहुत ज़रूरी है। संघनन केंद्रक कौन से होते हैं? जैसे नमक के कण, धूल और धुएं के कण। यदि कई बार होता है कि वो संघनन के केंद्रक नहीं है या बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा नीचे तापमान पर संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला है आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता के प्रकारों को जान लेते हैं। ये आर्द्रता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है हमारा निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी है सापेक्ष आर्द्रता। क्या होती है इसको जानते हैं। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायुमंडल में एक निश्चित तापमान पर जितनी जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है उसे हम कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं प्रति वर्ग फुट पर ग्रेन में। निरपेक्ष आर्द्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। मतलब सभी जगह निरपेक्ष आर्द्रता एक सी नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि आर्द्रता और तापमान का एक निश्चित संबंध होता है, उनमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि तापमान बढ़ेगा आर्द्रता बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो आर्द्रता भी घटेगी। इसलिए हर जगह क्योंकि एक सा तापमान नहीं होता है, इसलिए आर्द्रता का प्रतिशत भी घटता बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता की। किसी निश्चित तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के अनुपात या प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हर एक चीज़ की एक निश्चित क्षमता होती है। जैसे कि इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि आपकी परीक्षा होती है और 100 नंबर का अंक है तो आप उसमें 100 से अधिक अंक नहीं ला सकते हैं, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसी प्रकार से हमारे वायुमंडल में भी आर्द्रता की एक लिमिट है जलवाष्प ग्रहण करने की, और उसके सापेक्ष आप एग्ज़ाम में उदाहरण लेते हैं, आपके यदि 60 नंबर आए तो वो 60 क्या हुई? आपकी निरपेक्ष आर्द्रता, यानी कि वास्तव में कितनी आर्द्रता अभी मौजूद है। आर्द्रता तो 60 तक है, लेकिन क्या है कि 100 तक वो हो सकती है। तो यही जो अनुपात हम निकालते हैं इसे हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। इसका सूत्र है सापेक्ष आर्द्रता इज इक्वल्स टू निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। यदि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आर्द्रता सामर्थ्य तथा निरपेक्ष आर्द्रता क्रमशः 8 तथा 6 ग्रेन है, तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? इसके लिए 6 जो है हमारी निरपेक्ष आर्द्रता है। पीछे हमने अभी फॉर्मूला में पढ़ा कि ऊपर हम लिखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, नीचे हम लिखेंगे आर्द्रता सामर्थ्य जो कि है 8। 6 डिवाइडेड बाय 8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता हो गई 75% या 3/4 या 3:4। तो इस प्रकार से हम सापेक्ष आर्द्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं, और सापेक्ष आर्द्रता को हम हमेशा प्रतिशत या अनुपात में ही प्रदर्शित करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता महाद्वीपों पर सबसे कम तथा महासागरों पर सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने जाना था कि आर्द्रता का मुख्य स्रोत ही हमारे महासागर हैं, इसलिए महासागरों पर ये आर्द्रता सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा वाष्पीकरण। हमने पढ़ा था कि तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है चलिए जानते हैं। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है।
मतलब यदि हम जल को एक ताप देंगे, हीट देंगे, तो क्या है, उसमें भाप उठने लगती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप अपने घर में अगर एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे तो एक निश्चित तापमान पर उससे भाप उठने लगती है। तो क्या है, यहाँ पर जब हम ताप दे रहे हैं तभी वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। यही हमारे वायुमंडल में भी होता है कि जब पानी को गर्मी मिलती है, ताप मिलती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, जब किसी लिक्विड का या द्रव का इवेपोरेशन होता है तो देखिए लाल रंग के बिंदु में लिखा है ये हीट एब्जॉर्ब, ये अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और वो गैस में परिवर्तित होते हैं। लेकिन और ऊपर जाके जो संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ताप में कमी आने लगती है, तो उससे क्या होता है, जो उसने हीट पानी ने एब्जॉर्ब की है वो रिलीज होने लगती है या मुक्त होने लगती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण घटती बढ़ती रहती है। संघनन की प्रक्रिया के कारण ये मात्रा जो है घटती बढ़ती रहती है। और जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जिस तापमान पर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भाप उठनी शुरू होगी उसे ही हम कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है हमारा संघनन। संघनन क्या होता है, इसे भी हम विस्तार से जान लेते हैं। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। हमने अभी बात की थी कि ताप मिला पानी को, जलवाष्प हुई, और जब वो जलवाष्प तापमान में कमी की वजह से फिर से पानी में परिवर्तित होगा तो हम कहेंगे कि ये संघनन की प्रक्रिया हो रही है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण है। जैसे वाष्पीकरण का कारण था ताप मिलना, यहाँ क्या है, ऊष्मा में कमी आना या ताप में कमी आना ही संघनन का मुख्य कारण है। आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, लिक्विड जो है गैस बनी और गैस के बाद जो है इस तरीके से पूरा एक ये चक्र चलता रहता है, ये कन्वर्जन होता रहता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब तापमान में कमी आ रही है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाती है और जब यह सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन होती है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए यहाँ जैसे ये प्रोसीजर हो रहा है, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन या हिंदी में ऊर्ध्वपातन। संघनन की प्रक्रिया कब होती है, इसको जान लेते हैं। वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उसांक तक गिर जाए। मतलब वायु का आयतन जो है वो घटे बढ़े नहीं, एक निश्चित हो, और तापमान जो है उसांक हम जानते हैं क्या है, उस लेवल तक गिर जाना चाहिए। दूसरा है वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाएं, तो यहाँ पर भी संघनन की प्रक्रिया होगी। तीसरा है वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, तब भी संघनन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि वो अपनी संतृप्त अवस्था की ओर बढ़ने लगेगी। चौथा है वायुमंडल में संघनन केंद्रकों का उचित मात्रा में पाया जाना आवश्यक है। संघनन केंद्रक अगर नहीं होंगे तो संघनन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा नीचे तापमान पर होती है, तो इसलिए नमक के कण, धूल और धुएं के कण भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होने चाहिए। संघनन केंद्रक किन्हें कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। जिन छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है उन्हें संघनन केंद्रक कहते हैं, जैसे धूल के कण, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण। तो ये संघनन केंद्रक जो हैं, इन्हीं के चारों ओर संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बात करेंगे संघनन के विविध रूपों की। स्थिति तथा तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है। स्थिति मतलब संघनन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ऊंचाई पर हो रही है या धरातल की सतह पर हो रही है। एक तो आधार ये होता है वर्गीकरण का और दूसरा होता है तापमान के आधार पर। तो कौन कौन से विविध रूप हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है ओस, कोहरा एवं कुहासा, तुषार और बादल। अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा ओस। आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं, ये पत्ते पर आपको नन्ही नन्ही पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। प्रायः हम शीत ऋतु में जब ठंडा मौसम आता है तो सुबह के टाइम हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ओस गिरी हुई है। ये क्या होता है इसको जानते हैं।
जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर, ध्यान से देखिएगा, धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों यानी कि नमक के कण, धूल धुएं के कणों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि पत्थर, घास, पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर, तो ये सतह जो होती है तापमान कम होने से बहुत ठंडी हो जाती है। तो क्या होता है, इससे लगी हुई जो गर्म हवा की परतें हैं, आर्द्रता भरी हुई हैं, तो संघनन की प्रक्रिया इन पर संपन्न होने लगती है और पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। तब हम इसे ओस के नाम से जानते हैं। ओस बनने के लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश जितना होगा तो दिन के समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक होगी, जिससे हवा में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, वायु जो है अधिक संतृप्त हो जाएगी। दूसरा है शांत वायु। अगर वायु में बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, अस्थिर है, शांत नहीं है, तो वायु को मिक्स होने का मौका नहीं मिलेगा। हवा की जो ठंडी सतह है उससे गर्म परतें आपस में नहीं मिल पाती हैं, जिससे कि ओस की निर्माण प्रक्रिया नहीं होती। और शांत वायु में क्या है, इनका आपस में मिलना संभव हो जाता है। दूसरा है उच्च सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता ज़्यादा होगी तो जलवाष्प की मात्रा भी बहुत अधिक होगी। तीसरा है शीतकालीन लंबी रातें। शीतकालीन लंबी रातें क्या हैं, जितनी रात की अवधि लंबी होगी तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं पार्थिव विकिरण के द्वारा जितनी धरातल पर गर्मी आती है या ताप मिलता है, उतना ही पार्थिव विकिरण के द्वारा वापस लौटा दिया जाता है। तो अगर ये अधिक होगी लंबी रातें तो क्या है, वायु को ठंडा होने का अवसर उतना ही अधिक होगा और ऐसी कंडीशन में ओस भी जरूर जमेगी। नेक्स्ट है वायु का ओसांक 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ये क्यों अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 डिग्री से नीचे होगा तो ओस नहीं पड़ेगी, वो पाला पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इन उपर्युक्त दशाओं में ओस की जो है उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा तुषार। आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये पत्तों पर बर्फ की बूंदें जमा हैं और ये ओस नहीं है, क्योंकि ओस में हमने पढ़ा था ये पानी की बूंदें हैं। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कभी कभी धरातल पर स्थित पदार्थों जैसे घास, पत्तियों अथवा पौधों का तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। ऐसी दशा में उन पर हिम के कण जम जाते हैं, जिसे तुषार अथवा पाला कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, तापमान जो है जमाव बिंदु से नीचे गिर रहा है, जिस वजह से आर्द्रता जो है उसका जो संघनन हो रहा है वो बर्फ के रूप में हो रहा है या हिम के कण जम रहे हैं। इसे ही हम तुषार या पाला कहते हैं। आप लोगों ने अपने रेफ्रिजरेटर में भी देखा होगा, तापमान बहुत नीचा हो जाए तो सब्जियों में भी बर्फ के कण जम जाते हैं और उससे हमारी सब्जियां भी खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार से संवेदनशील फसलों के लिए तुषार बहुत विनाशकारी सिद्ध होता है और जमी हुई ओस को हम तुषार नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अभी जाना था कि ओस के लिए तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए और तुषार के लिए का शर्त यह है कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही होना चाहिए। अब बात करते हैं ओस और तुषार में अंतर क्या है। ओस और तुषार की निर्माण विधि लगभग समान है, जैसा कि हमने जाना कि दोनों में ही ठंडी सतहों के संपर्क में हवाएं आ रही हैं, लेकिन अंतर यह है कि ओस के लिए तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, जबकि तुषार के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नीचे होना चाहिए। तो इस प्रकार से ओस और तुषार में ये मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है हमारा कोहरा एवं कुहासा। आप लोग ने देखा होगा, चित्र में भी दिख रहा है, सर्दी के दिनों में कई बार दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगते हैं। क्यों होता है ये, क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में जानते हैं। पहला है धरातल के निकट की अत्यधिक आर्द्र वायु राशि के शीतलन के कारण जब उसमें संघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तब कोहरे की उत्पत्ति होती है। यानी कि धरातल की सतहों के पास या उसके ऊपर ही जब संघनन की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि धरातल जो है बहुत ठंडा है और आर्द्र वायु राशि उससे मिल रही है, तो संघनन नीचे ही हो रहा है धरातली सतह पर, जिससे कि कोहरा बनता है। कोहरा एक प्रकार का बादल है, क्योंकि बादल में भी संघनन की प्रक्रिया हो रही है और इसमें भी हो रही है, जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है, मतलब धरातल पर ही ये प्रक्रिया हो रही है।
जिसमें धूल, धुएं और नमक के कण होते हैं। इन केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। हमने अभी बात की थी कि ये संघनन के केंद्रक जो नमक, धूल, धुएं के कण हैं वो भूमिका निभाते हैं और वो सपोर्ट करते हैं संघनन की प्रक्रिया में। इसके लिए वायु का तापमान ओसांग से नीचे गिर जाना आवश्यक है, ये इसकी एक शर्त है। कोहरे एवं कुहासे में दृश्यता शून्य से कम हो जाती है, मतलब दोनों में ही दृश्यता जो है बहुत कम हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में धुएं की अधिकता के कारण संघनन केंद्रकों की मात्रा भी अधिक होती है, जो कोहरे एवं कुहासे को बनाने में मदद करते हैं। जो नगरीय क्षेत्र हैं, हमने देखा है कि धूल, धुआं, पॉल्यूशन वहाँ इतना ज़्यादा है कि वो न्यूक्लियस का काम करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा संघनन की प्रक्रिया जो है आसानी से होती है। तो इस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में जो हम देखते हैं संघनन ज़्यादा हो रहा है इन केंद्रकों की वजह से, तो कोहरा अक्सर छा जाता है। और स्पेशली औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा और धुआं मिलने से जो निर्मित होता उसे हम कोहरा नहीं कहते हैं, धूम्र कोहरा बनते हैं। देखिए यहाँ स्मोक और फॉग मिलने से स्मॉग बन रहा है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, पिछले वर्ष दिल्ली और एनसीआर में एक चादर सी ढक गई थी कोहरे की, तो वो कोहरा नहीं था, वास्तव में वो एक स्मॉग था या धूम्र कोहरा था। अब बात करते हैं कोहरे एवं कुहासे में अंतर क्या है। कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, यानी कि कोहरा जो है कुहासे की अपेक्षा थोड़ा शुष्क होता है। कुहासे की उत्पत्ति पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है, यानी कि कोहरा जो है धरातली या मैदानी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है और कुहासे की उत्पत्ति पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। कुहासे में दृश्यता कोहरे से अधिक होती है। कोहरे में कई बार हम देखते हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुहासे में देखा जाता है कि 2 किलोमीटर तक विजिबिलिटी जनरली रहती है। तो इस प्रकार से इस अध्याय का आपका भाग 1 समाप्त हुआ और अब हम बात करेंगे अभ्यास कार्य की। आपको ये देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रमुख स्रोत बताइए। आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। दूसरा प्रश्न है ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है? इसमें भी आपको बताया जा चुका है कि तापमान के संबंध की वजह से। तीसरा है वायु किस प्रकार संतृप्त होती है? इसको भी अध्याय में अच्छे से स्पष्ट किया जा चुका है। तापमान एवं आर्द्रता के बीच के संबंध को आपको बताना है कि उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा सापेक्ष एवं निरपेक्ष आर्द्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप इन दोनों के अंतर को बताएंगे और अब उस अंतर की पुष्टि आप उदाहरण के माध्यम से करेंगे। ओसांक किसे कहते हैं? इसे बताएंगे। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को स्पष्ट कीजिए, यह आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट है ओस एवं तुषार में अंतर स्पष्ट कीजिए और अंतिम प्रश्न है धूम्र कोहरा किसे कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने अध्याय के पहले पार्ट को अच्छे से समझ लिया होगा और आप लोग इन सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। आज की कक्षा में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।